मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि रामायण के रचनाकाल के विषय में जो विद्वानों का मत है उसमें काफ़ी विविधता है। रामायण के रचनाकाल को आज भी विद्वान 7वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी तक स्वीकार करते हैं। कुछ विद्वान इसे ईसा पूर्व 4वीं से 6वीं शताब्दी तक भी मानते हैं। रामायण व महाभारत के अंतः साक्ष्यों के अनुसार रामायण का रचनाकाल 12वीं शताब्दी के बाद है। इस पर मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई है। 7वीं वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो क्रमांक टाइटल के पहले लिखा गया है। आज मैं आप लोगों के साथ महाभारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तलाश करूंगा। वैसे सारे साक्ष्यों से बात को पुष्ट और आपको संतुष्ट करने के लिए घंटों के समय की ज़रूरत है, किंतु तकनीकी अभाव की मजबूरी बस 5-6 मिनट से अधिक बड़ा वीडियो नहीं कर सकता। सीधे बात पर आए तो महाभारत नंदवंश व मौर्य वंश की पारिवारिक महत्वाकांक्षा के युद्ध तथा इन राजवंशों में अपनी दांव पेच में खेलते गुप्तवंश तथा सिकंदर के सेनापति सेलुकस तथा अन्य क्षत्रपों के राजनीतिक दांवपेच से उपजे युद्ध की घटनाओं से उपजी कथाओं ने साहित्यिक कलेवर धारण करते हुए महाभारत कथा कहलाती है। इसका पहला नाम जय काव्य था। महाभारत में यवन अर्थात यूनानी, शक, हूण, पल्लव आदि का बार बार उल्लेख हुआ है। साक्ष्य के तौर पर एक श्लोक आपके सामने प्रस्तुत है। सारद्वत च उत्तर धूर महात्मा महेश्वासो गौतमश्चित्रयोधि सकई किरातैर्जवनई पहलवैश्च सार्धम चमुम उत्तर रतो अभियाति। इसका अर्थ है महान धनुर्धर और विचित्र रीति से युद्ध करने वाले गौतम वंशीय महामना कृपाचार्य गुरुतर भार ग्रहण करके शक, किरात, जवन तथा पल्लव सैनिकों के साथ कौरव सेना के बाएं भाग में से होकर के चल रहे थे। महाभारत में वर्णित यवन अर्थात यूनानी के रूप में सेलुकस और उसके संबंधी हैं, जो सेलुकस सिकंदर का सेनापति था। इसका ही महाभारत में ज्योतिषपुर राज्य के राजा भग के रूप में भी वर्णन है, क्योंकि ज्योतिष का ज्ञान सबसे पहले मिस्र में हुआ था और यूनानी इसे उत्तर पश्चिमी भारत में अपने राज्य में फैलाए थे। एक बात बता दें, सिकंदर भारत से शीघ्र ही सेलुकस को विजित राज्य का राजा बनाकर वापस लौट गया था। सेलुकस ही बाद में राजनीति में सक्रिय रहा। इतिहास के अनुसार चाणक्य ने नंदों के विरुद्ध चंद्रगुप्त की तरफ से लड़ने के लिए उसे अर्थात यवन को ही राजी कर लिया था, यानी सेलुकस को ही राजी कर लिया था। महाभारत में यवन युधिष्ठिर की ओर से लड़ता है। चाणक्य ब्राह्मण वंश की राजनीति लेकर सक्रिय है। ब्राह्मण, गुप्त व शुंग महाभारत में युधिष्ठिर को ब्राह्मण के रूप में सहयोग देते हैं। दुर्योधन की ओर से भी द्रोणाचार्य व कृपाचार्य हैं। चंद्रगुप्त विजयी होने के बाद सेलुकस को मार करके उसका राज्य ले लेता है, तो महाभारत में श्री कृष्ण कालजवन की हत्या करवा देते हैं। महाभारत के शक उसी पारिवारिक लड़ाई में एक पक्ष से राजनीतिक सक्रियता रखते हैं। जयशंकर प्रसाद की ध्रुवस्वामिनी में भी शकराज का वध चंद्रगुप्त के द्वारा किया जाता है। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य की हत्या जिस पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है वह ब्राह्मण वंशीय है। बाद में गुप्त वंशीय ब्राह्मणों का शासन हो जाता है। भगवान शिव के एक पुत्र स्वामी कार्तिकेय का एक नाम स्कंद है। महाभारत की कथा के अनुसार महिषासुर से युद्ध में कार्तिकेय के दाहिने हृदय भाग से विशाख का जन्म होता है। गुप्त वंश के स्कंद गुप्त का मित्र भी विशाख है, जो एक दरबारी कवि भी है। महाभारत में देवसेना का कार्तिकेय के पिता अग्नि से संबंध है। एक देवसेना स्कंदगुप्त के कुल में भी है।
जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की नायिका भी देवसेना ही है। महाभारत पारिवारिक लड़ाई है जो चाणक्य की चाल से नंदवंश के दो भाई घनानंद और चंद्रनंद के बीच हुई थी। रामायण अनार्य और आर्य ब्राह्मण के बीच की लड़ाई है जो मौर्य वंश के बृहद्रथ मौर्य तथा पुष्यमित्र शुंग के बीच लड़ी गई थी। रामचरितमानस में भानु प्रताप राजा ब्राह्मणों से शापित होकर के रावण बनता है, तो मौर्य वंश में भी भानु रावण नाम का राजकुमार है। रामायण की अशोक वाटिका है तो अशोक मौर्य की भी अशोक वाटिका है। इस तरह से पुराणों की कथाएं गुप्त वंश और नंद वंश तथा नागवंश आदि की ऐतिहासिक कथाओं पर आधारित है और इनके पात्रों को ही देवताओं के रूप में वर्णन किया गया है। क्षमा करें, वीडियो पूरा नहीं कर पा रहा हूं, इसके लिए खेद है। किसी वीडियो में फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार।